22 मार्च 1994 को एंड्रे नाम का पायलट अपनी प्लेन की तरफ जाता है। उसे अपनी प्लेन को उड़ाकर मॉस्को से उसे हांगकांग जाना था। ये जर्नी 13 घंटे लंबी होने वाली थी, इसलिए अब ये एंड्रे अपने एयरपोर्ट पर जो प्लेन खड़ा था उसकी तरफ जाता है। अपने प्लेन में चढ़ने के बाद ये कॉकपिट में पहुंचता है। वहां पर पहले से ही 2 पायलट मौजूद थे। उन दोनों को ये हेलो बोलता है, लेकिन एक पायलट जो वहां पर था उसे देखकर इसका दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि जो इसके साथ एक पायलट था वो तो इसका वहां पर साथ देता। ये दोनों बैठकर वहां पर इस प्लेन को उड़ाते, लेकिन जो एक पायलट और था एक्स्ट्रा, वो रिलीविंग पायलट था जो कि इनके बिल्कुल पीछे बैठता है। जब इनको खाना वगैरह खाना होता है या फिर टॉयलेट वगैरह जाना है या फिर रेस्ट करना या सोना है, अगर कुछ भी इन्हें काम होता है उस टाइम पर वो रिलीविंग पायलट इस जहाज को उड़ाता है। ये जो पायलट था इसका नाम यारसोलोवा था, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था। इसे ही देखकर एंड्रे का दिमाग खराब हो चुका था। वैसे तो ये यारसोलोवा बहुत अच्छा पायलट था, लेकिन एंड्रे के साथ इसकी नहीं बना करती, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका था। अब एंड्रे अपनी सीट पर जाकर बैठता है। वो जाकर देखता है कि सब कुछ ठीक है, कि जब वो प्लेन उड़ाए तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ओके था और वो वेट करने लगा अब उनको मंजूरी मिलने का, कि ऊपर से उनको ऑर्डर आएंगे कि अब वो प्लेन को उड़ा सकते हैं। अब एंड्रे वेट ही कर रहा था कि तभी उसको ऑर्डर भी मिल गया कि वो प्लेन को उड़ा सकते हैं। अब एंड्रे ने अपने प्लेन को उड़ाना शुरू किया। रनवे पे धीरे धीरे प्लेन आगे बढ़ता है और थोड़े ही देर में वो आसमान में पहुंच गए थे। और जैसे ही वो आसमान में पहुंचे, जो ये यारसोलोवा था ये अब बोलना स्टार्ट करता है। ये बिना रुके ही कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। ये एंड्रे को बता रहा था कि वो कितना अच्छा पिता है, उसने बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए की है, और तो और वो इस इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर अपने बच्चों को लेकर आया है ताकि वो इस फ्लाइट का अनुभव ले सके, इसीलिए वो बहुत अच्छा पिता है। ऐसी ऐसी बातें वो बार बार बोले जा रहा था, और इन सारी चीज़ों से जो ये एंड्रे था ये इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। एंड्रे इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस अपनी प्लेन उड़ाने में लगा हुआ था। लेकिन जो ये यारसोलोवा था ये तो बस बोले ही जा रहा था, रुकने का तो इसके कोई बटन ही नहीं था, बस ये अपनी बड़ाई किए जा रहा था। लगभग 5 घंटे हो चुके थे अब इन्हें आसमान में गए हुए, कि 5 घंटे के बाद जो ये एंड्रे था ये अब उठता है अपनी सीट से। इसने उसकी तरफ देखा, यानी कि यारसोलोवा की तरफ देखा, और उससे कहा कि लो संभालो, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम्हें प्लेन को संभालना है और इसे अपनी जगह तक पहुँचाना है। और इसके बाद जो यारसोलोवा था वो उठकर पायलट वाली सीट पर आकर बैठ गया। तो उसने व्हील को संभाला और प्लेन को उड़ाने लगता है। और तभी जो ये एंड्रे था ये कॉकपिट से बाहर जाता है। पीछे की साइड एक रेस्ट रूम था, इन पायलटों के लिए यहाँ पर रेस्ट रूम बनाया गया था, जिसके अंदर एंड्रे जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए वो सोने की कोशिश करता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ जो ये यारसोलोवा था ये अपनी प्लेन को उड़ाए जा रहा था, और जो ये एंड्रे था ये इसने आंखें जब अपनी बंद की, इसे थोड़ी देर ही हुई थी झपकी लगे हुए, कि इसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि जो ये प्लेन था पहले सीधा जा रहा था लेकिन धीरे धीरे ये ऐसे टेढ़ा होना शुरू हो गया। तब इसकी एकदम से आँख खुलती है। एंड्रे सोचने लगा क्या हमें इस जगह पर मुड़ना था, क्या कोई यहाँ पर मुड़ना था या नहीं, इसके बारे में एंड्रे सोच रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर यहाँ पर हमें मुड़ना था या फिर उससे कोई गलती हो गई है यारसोलोवा से, तो भी इस प्लेन के अंदर एक ऑटो पायलट मोड है, क्योंकि ये प्लेन अभी नया था, इसके अंदर ऑटो पायलट मोड है। अगर यारसोलोवा से कोई गलती भी हो जाती है तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और ऑटो पायलट मोड की वजह से ये अपनी जगह पर सही सलामत हमें पहुंचा देगा। अब फिर से एंड्रे ने अपनी आंख बंद की और वो फिर से सोने लगा। लेकिन 1 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे दोबारा से प्लेन के टेढ़े होने की
बारे में पता चला कि प्लेन लगातार टेढ़ा होता जा रहा है और एंड्रे अब ये सोच रहा था कि कॉकपिट के अंदर जो यारसोलुआ है वो क्या कर रहा है इस प्लेन के साथ। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये प्लेन गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। अब इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। अब एंड्रे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे लगा कि प्लेन हवा में रुक चुका है और बहुत ज़ोर से कंपन कर रहा है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर हिलना शुरू हो गया था। एंड्रे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अगर छोटी मोटी कोई गड़बड़ होती तो ऑटो पायलट मोड से वो अपने आप ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है जो कि यारसोलुआ से संभल नहीं रहा। अब जो ये एंड्रे था ये वहाँ पर जाता उससे पहले ही जो बाहर के पैसेंजर्स थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। अब धीरे धीरे प्लेन बिल्कुल टेढ़ा होता जा रहा था। जो इसकी खिड़कियां थी वो ज़मीन की तरफ आ चुकी थी, जिसकी वजह से जो ये एंड्रे था ये समझ रहा था कि वो अब कॉकपिट तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि प्लेन बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। वही अपनी सीट पर पकड़ कर जोर से बैठा रहा और बस वो यही प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस कैसे ना कैसे करके ये प्लेन सीधा हो जाए। और ऐसे ही सोचते सोचते कुछ मिनटों में ही जो ये प्लेन था ये बिल्कुल सीधा हो गया और अब एंड्रे को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जिसके बाद एंड्रे पीछे से अपने उस कैबिन से उठकर कॉकपिट की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंचता है वो उसका हैंडल पकड़ने ही वाला था उस डोर का कि तभी जो वो प्लेन था वो एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाता है और बहुत तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। अब जो ये एंड्रे था ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ये बस वहाँ पर दरवाजे को पकड़े हुए खड़ा रहा और बस यही सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है प्लेन के साथ। प्लेन जैसे जैसे ऊपर जा रहा था उसकी खिड़कियों के तड़कने की आवाज़ एंड्रे को साफ सुनाई दे रही थी। उसे पता चल रहा था कि जहाज पर हवा का पूरा प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी खिड़कियों पर तड़कने की आवाज़ें आने लगी थी। एंड्रे ने बड़ी हिम्मत से उस कॉकपिट का दरवाजे को पकड़ा और उसका खोला। जैसे ही उसने कॉकपिट के दरवाजे को खोला जो कुछ उसने देखा जिसे देखकर वो समझ चुका था कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है, क्योंकि जो अंदर ये यारसोलुआ बैठा था इसने पहले ही बताया था कि ये एक बहुत अच्छा पिता है और अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसने अपने बच्चों से ये भी कहा था कि वो इसके साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट में चले और अपने बच्चे को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना अच्छा पिता है और उनसे ये इस प्लेन को चलवाने के लिए वो अपने साथ इन बच्चों को लेकर आया था। सिर्फ एक एक सेकंड के लिए वो इन बच्चों से प्लेन चलवाना चाहता था। और जैसे ही अब जो ये एंड्रे था ये इसको प्लेन संभलवा कर बाहर अपने उस कैबिन में जाकर सोता है, उसी टाइम पर जो ये यारसोलुआ था इसने अपने बच्चों को कॉकपिट के अंदर बुलाया और जो इसकी पहले बेटी थी उसको पायलट सीट पर बैठा दिया और उससे कहा कि तुम इस व्हील को पकड़ो और इस प्लेन को उड़ाओ। इन्हें कोई भी इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि प्लेन को कैसे उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी इनके हाथ में उसने प्लेन को थमा दिया। लेकिन जो ये लड़की थी इसकी ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं छूती। इसके पिता कह रहे थे कि बार बार कि इसको व्हील को पकड़ो, इसको घुमाओ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छुआ। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसके बाद इसकी बेटी उठकर पीछे चली जाती है और जो इसका बेटा था वो आकर इस पायलट सीट पर बैठता है। लेकिन जो इसका बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। उसने सीधे ही बैठते उस व्हील को पकड़ा और जोर से खींच डाला, जिसकी वजह से जो इसका ऑटो पायलट मोड था वो भी हट चुका था, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और इसी की वजह से जो ये प्लेन था ये इधर उधर जा रहा था और ऑटो पायलट मोड तो पहले ही बंद हो चुका था, जिसकी वजह से ये प्लेन अब संभला नहीं और सीधा ही साइबेरिया में जाकर वहां पर टकरा गया और इस हादसे में लगभग 75 लोगों की मौत हो गई थी। 1 फरवरी 2009 ताइवान के अंदर एक अपार्टमेंट बना हुआ था। वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम लुओ था वो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर अपने मकान मालिक का इंतज़ार कर रहा था। उसका मकान मालिक इससे यहाँ पर किराया लेने के लिए आने वाला था। जिस अपार्टमेंट के अंदर ये रहा करता उसका किराया इसका मकान मालिक लेना चाहता था, लेकिन जो ये इसका अपार्टमेंट था
वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बिल्कुल छोटा सा एक कमरा था और उसी के अंदर इसको रहना पड़ रहा था। और ना ही उस अपार्टमेंट के अंदर कोई खिड़की थी, ना ही उसके अंदर कोई एयर कंडीशनर था। बस वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला वो छोटा सा कमरा और उसके अंदर ही ये गर्मी सर्दी में पड़ा रहा करता, जिसकी वजह से ये पसीने में ऐसे ही सारा दिन तरबतर रहा करता। लेकिन ये कर भी क्या सकता था, क्योंकि इसके पास एक तो नौकरी नहीं थी, जिसकी वजह से इसे इस अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा था। और इसी का किराया लेने के लिए इसका मकान मालिक यहाँ पर इसके पास आ रहा था, क्योंकि 2 महीने से ये यहाँ पर रह रहा है। 1 दिसंबर को ये इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, इसने अभी तक कोई भी किराया नहीं दिया। अब थोड़ी देर के बाद ही जो लुओ का मकान मालिक था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आते ही बहुत गुस्से में लुओ पर चिल्लाने लगता है कि तुमने अभी तक किराया नहीं दिया, मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल कर दूंगा, तुम कुछ भी काम नहीं करते, ऐसे ऐसे बहुत सारी उसको वो सुनाने लगता है। लेकिन जो ये लुओ था ये बिल्कुल शांत वहाँ पर खड़ा रहता है। ये बस इंतजार कर रहा था कि इसका मकान मालिक चुप हो और ये उससे कुछ बात पूछे। और आखिरकार 5-7 मिनट के बाद जो मकान मालिक था वो बोल बाल कर अब चुप हुआ और वो हिसाब करने लगा कि उसको कितने किराया देना है। साथ में उसने ब्याज जोड़ना भी शुरू कर दिया। वो अपनी नोटबुक निकालता है, उस पर हिसाब करना शुरू करता है कि तभी अब जो ये लुओ था इसने देखा कि मकान मालिक चुप हो गया है कि तभी इसने बोलना शुरू किया। इसने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। ये बात सुनते ही जो ये मकान मालिक था इसको बहुत ही अजीब लगा कि मेरी बात को बीच में काट कर ये मुझसे क्या पूछना चाहता है। तब मकान मालिक ने कहा कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। लोगों ने अपने मकान मालिक से कहा कि क्या इस अपार्टमेंट में किसी की हत्या की गई है। ये बात सुनते ही मकान मालिक एकदम से शॉक हुआ कि ये कैसी बातें कर रहा है। अब जो मकान मालिक था उसे फिर से डांटना शुरू करता है और उससे कहता है कि मैं अगले महीने आऊँगा तुमसे किराया लेने। ये बात कहकर उसका मकान मालिक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जो ये लुओ था वापस से मुड़ता है, अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अब ये दोबारा से सोचने लगता है कि अगले महीने इसका मकान मालिक फिर से आएगा और इससे किराया मांगेगा, लेकिन इसके पास देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी नौकरी नहीं है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा अजीब सवाल मकान मालिक से क्यों किया, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में ये लुओ रह रहा था इसको बहुत अजीब यहाँ पर लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर कोई है, भूत प्रेत वगैरह ऐसा कुछ इसे यहाँ पर महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से इसने ऐसा सवाल अपने मकान मालिक से किया। और ऐसे ही टाइम बीत चुका था 1 महीने का। 2 मार्च के दिन जो इसका मकान मालिक था वो फिर से इसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, क्योंकि 1 मार्च को इसने किराया देना था, लेकिन अब 2 मार्च हो चुकी थी और इसका मकान मालिक लुओ के पास लगातार फ़ोन किए जा रहा है। वो फ़ोन का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके चलते इसका मकान मालिक लुओ के अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने आकर इसकी बेल बजाई, लेकिन लुओ ने गेट नहीं खोला, जिसके बाद इसने अपने पास से डुप्लीकेट चाबी निकाली, अपार्टमेंट को खोला और अंदर गया। पहले ये सोच रहा था कि पता नहीं इसके अपार्टमेंट में क्या कुछ होगा। जैसे ये अंदर घुसा, अंदर चारों तरफ कचरा ही कचरा था। पूरा अपार्टमेंट अस्त व्यस्त पड़ा था। साथ में दारू की बोतलें वहां पर साइड में बहुत सारी बिखरी हुई थी। और जो इसका एक फ्रिज था वो इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच लाकर रखा गया था। और मकान मालिक ने ये भी देखा कि जो वहाँ पर दीवारें हैं उन चारों दीवारों पर रेड और येलो कलर की बहुत सारी वहाँ पर पर्चियाँ चिपकाई गई थी, जिनके ऊपर प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। और उस कागज को दीवार पर लगाकर चाकू से उसमें घोंप रखा था। ऐसे प्रार्थनाओं से ये पूरा का पूरा रूम भर रखा था, जिसकी वजह से ये मकान मालिक अब डरने लगा कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा था। जिसके बाद जो ये मकान मालिक था इसने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली। इसे पता चल गया कि लुओ यहाँ पर नहीं है, अपार्टमेंट पूरा खाली है। अब इसने सोच लिया था कि ये लुओ को यहाँ पर दोबारा किराए पर नहीं रखेगा, जिसकी वजह से ये बाहर जाता है, दुकान से एक ताला लेता है, वापस आकर इस अपार्टमेंट को बंद करके ताला मारकर चाबी को अपने पास रख लेता है। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। 7 महीने का अब टाइम बीत चुका था। 7 महीने बीतने के बाद वो अपार्टमेंट भी ऐसे ही खाली पड़ा था। और
7 महीनों के बाद जो इसका भाई था यानी कि मकान मालिक का भाई था वो इसके पास आता है। उसने आकर कहा कि वो तुम्हारा अपार्टमेंट है वो ऐसे ही खाली पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं उसमें कुछ काम वगैरह कर लूँगा। जिसके बाद इसके भाई ने कहा कि उसमें बहुत सारा काम करवाना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत गंदगी है। अब ये दोनों भाई मिलकर उस अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। इन्होंने ताला खोला, अंदर से इन्होंने साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। वहाँ पर सारी साफ़ सफाई की गई और जो फालतू का सामान था उसको उठाकर एक ट्रक में लोड किया गया और जो वो फ्रिज वगैरह भी थे, बोतल वगैरह, जो कपड़े थे, इन सब को उठाकर एक ट्रक में डाला गया और इसको रिसाइकलिंग वाली शॉप पर ले जाया गया जहाँ पर इसको वो बेच सके। अब इस ट्रक को वहाँ पर ले जाकर इस सारा सामान को वहाँ पर उतारा, जिसके बाद ये दोनों भाई वापस से अपने घर चले जाते हैं और दूसरी तरफ जो रिसाइकलिंग वाले वर्कर थे वो कुछ वहाँ पर सामानों को चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीब चीज़ दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन किया। फिर ये पता चला कि जो लुओ था उसने कभी अपार्टमेंट को छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि जब लुओ इस अपार्टमेंट में रह रहा था उसे यहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। उसका मानना था कि इस अपार्टमेंट के अंदर भूत प्रेत हैं, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के ऊपर कोई भी नहीं रहा करता, लेकिन उसको लगातार वहाँ से चलने की आवाज़ें आया करती, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं। और कई बार उसने ब्लैक शैडो अपने घर के अंदर देखी है इधर उधर घूमते हुए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया करता और इसी वजह से उसे ये सारी चीज़ें दिखाई दिया करती और इसी वजह से उसे लग रहा था कि इस घर के अंदर किसी की हत्या कर दी गई है और उसकी आत्मा इस घर के अंदर घूम रही है। और इसी वजह से उसने मकान मालिक से भी वो अजीब सवाल पूछा था कि क्या किसी की हत्या इस रूम के अंदर की गई है। और अब दिन ब दिन जो ये लुओ था ये बिल्कुल पागल होता जा रहा था, इसका दिमाग बिल्कुल पागल हो रहा था, जिसकी वजह से अब इसने सोचना शुरू किया कि इसके जो बचने की जगह है वो सिर्फ एक ही है, इसका बेडरूम। लेकिन जिस अपार्टमेंट में ये रहा करता वो वाला बेडरूम नहीं, बल्कि जो वहाँ पर एक फ्रिज था जो कि बीचों बीच रखा गया था उस रूम के, उस फ्रिज के अंदर ये सोया करता। इसका मानना था कि इसके अंदर भूत प्रेत नहीं आ सकते। उस फ्रीजर के अंदर ये कुछ लगाकर, यानी कि जो फ्रिज है उसको खोलकर उसमें कुछ लगाकर ये सो जाया करता ताकि इसकी सांस इसको आती रहे। और उस दिन भी जब मकान मालिक इससे मिलकर इसको बोलकर गया था कि मैं अगले महीने आऊँगा, उस दिन वो अपने रूम में जाकर इस बेड के अंदर जो इसने ये अपना फ्रीजर था इसके अंदर जाकर ये सो जाता है। लेकिन उस दिन ये उसमें कुछ सामान फंसाना भूल गया था, जिसकी वजह से वो फ्रीजर बंद हो गया और इसकी सोते सोते उसके अंदर ही मौत हो गई। इसके अंदर पड़े पड़े इसको सांस नहीं आया और दम घुटने से इसकी मौत हो गई। और ऐसे ही ये कई महीनों तक इसमें पड़ा रहा। जब इसको उठाकर वहाँ पर रिसाइकलिंग के पास बेचा गया तब उन्होंने, जब वर्करों ने देखा इस फ्रिज को खोलकर, इसके अंदर तो एक लाश थी और ये लाश लुओ की थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को यहाँ पर बुलाया था। और इस मकान मालिक पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो अपने मेंटली रूप से पागल था और अपनी गलती की वजह से वो मारा गया था। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इन दोनों स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।